नई दिल्ली में एक दफ्तर है, रायसेना हिल्स में बने सेक्रेटरीट बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा के प्लॉट नंबर 36 में बना एक दफ्तर जो दिखता तो छोटा है लेकिन चलाता पूरा हिंदुस्तान है। वो दफ्तर जो बना तो ईंट और पत्थरों से ही है, लेकिन यहाँ होते हैं देश के सबसे शार्प, एक्सपीरियंस्ड और कद्दावर नौकरशाह। वैसे तो ये है देश की सरकार का ही एक विभाग, लेकिन यहाँ मंत्री भी अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं। ये वो इमारत है जहां से निकलते हैं वो निर्देश जो देश के भविष्य को तय करने के लिए वर्तमान में लागू होते हैं और बनाते हैं इतिहास। वो इमारत जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। वो इमारत जो कभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहलाया तो कभी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। दौर बदलें, सरकारें बदली, नाम बदलें, लेकिन एक काम हमेशा रहा जो बदला नहीं, देश की रीढ़ पर पैनी नजर रखना और बनाना देश की नौकरशाही का पावर सेंटर। लेकिन यह दफ्तर हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री कार्यालय फैसले नहीं लिखता था, महज फाइलें संभालता था। लेकिन क्यों? आज जहां से देश की दिशा तय होती है उसका इतिहास है क्या? आजादी के बाद से अब तक पीएमओ के कितने नाम बदले और क्या नाम के अलावा इसके काम में भी कोई बदलाव आया है? इस दफ्तर में कौन कौन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं और कैसे सरकार का ये दफ्तर बनता है देश का नर्व सेंटर, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती। 13 फरवरी 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ नाम के इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां एक ही कैंपस में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और कैबिनेट सेक्रेटरीट एक साथ काम करेंगे। यानी अब इसी भवन से भारत के भविष्य और वर्तमान की पूरी रूपरेखा तय होगी। बचा सब इतिहास में दर्ज एक अध्याय मात्र रह जाएगा। इतिहास रह जाएगी 9 दशकों से चलती आ रही एक परंपरा साउथ ब्लॉक की परंपरा, जिसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 1930 के दशक में खड़ी की। परंपरा उन डिसीजंस की जिनकी शुरुआत देश की पहली सरकार के बनने से पहले ही हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह परंपरा पहली बार बदली हो। 2026 में भले ही आजाद भारत के इतिहास में दफ्तर का पता आज पहली बार बदला है, लेकिन इस दफ्तर ने अपने अंदर बदलाव लगातार देखे हैं। कभी नाम बदला तो कभी काम, और इस बदलाव की शुरुआत हुई नए भारत के साथ, वो भारत जो आजादी की राह पर था आज से करीब 100 साल पहले। दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज V ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी जाएगी। लेकिन राजधानी कोई रेल का डिब्बा तो नहीं कि एक जगह से उठाया और दूसरी जगह लाकर रख दिया। इसके लिए जरूरत होगी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, इमारतों की और दफ्तरों की, जहां सारे प्रशासनिक अफसर रहें और काम करें। इन्हीं जरूरतों के साथ ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लैंडसर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जिम्मेदारी सौंपी गई नई दिल्ली को बनाने की। तय हुआ कि दिल्ली के रायसेना हिल पर एक प्रशासनिक इमारतों की श्रृंखला खड़ी की जाएगी। दोनों ने मिलकर उस वक्त के ब्रिटिश सरकार के कामकाज की जो इमारतें तैयार की, वही आगे चलकर आजादी के बाद भारत की सरकार का पता बनी। ब्रिटिश एरा में भारत में शासन करने वाले गवर्नर जनरल और वायसराय यहीं रायसेना हिल में रहते थे, उसी भवन में जिसे आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के तौर पर जाना गया। और इसी भवन के ठीक बगल में 2 बड़ी इमारतें बनाई गई जहां इन अफसरों के दफ्तर होते थे। इन्हें ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कहा गया। आजादी के बाद इन्हीं इमारतों में देश की सरकार बैठने लगी और अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर भी बने। आजादी के पहले जैसे ही वायसराय अपने भवन से बाहर आते थे, उन्हें अपनी दाहिनी तरफ मिलता था साउथ ब्लॉक, जिसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहते थे। इसी तर्ज पर जब वायसराय हाउस राष्ट्रपति भवन में बदला तो सेक्रेटरी के ब्लॉक में बनाया गया देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर। तब से लेकर अब तक इसका पता साउथ ब्लॉक के तौर पर ही जाना गया। लेकिन संविधान में ऐसा कोई पद या विभाग तो लिखा नहीं गया, क्योंकि आजादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई और यह भी स्वाभाविक था क्योंकि भारत के अधिकांश नेता ब्रिटिश शासन के दौरान ही इस प्रणाली में ट्रेंड थे।
जब संविधान लिखा गया तो उसमें प्रधानमंत्री को संवैधानिक व्यवस्था का एफिशिएंट पार्ट तो माना गया, लेकिन इस पद की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में उतने विस्तार से नहीं लिखा गया जितना असल में इस पद की अहमियत है। संविधान के मुताबिक कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से दी गई हैं, पर वास्तव में उनका इस्तेमाल तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना पड़ता है, विदेशी नेताओं से संपर्क में रहना पड़ता है, उन्हें जनता के बीच भी होना होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का काम इतना बड़ा होता है कि अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें जरूरत होती है एक कार्यालय की। बावजूद इसके कि संविधान में ऐसा कुछ कहा गया, इस विभाग की जरूरत पड़ी ताकि प्रधानमंत्री अपना काम प्रभावी तरीके से कर सकें। खालिस सरकारी शब्दों में पीएमओ कार्यपालिका का बनाया हुआ एक प्रशासनिक ढांचा है, एक एग्जीक्यूटिव अरेंजमेंट है जिसके मुखिया तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उनके साथ होती है एक पूरी कमांड टीम जिसका हिस्सा होते हैं 50 से भी ज्यादा नौकरशाह, आम नहीं बल्कि देश के टॉप। ये हैं कौन, हम इनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इनका काम होता क्या है, माने पीएमओ काम क्या करती है। आज के वक्त पीएमओ का काम काफी एक्सपेंड हो चुका है। अब ये दफ्तर मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन रखता है, अलग अलग मंत्रालयों से रिपोर्ट लेता है, अहम मुद्दे और फाइलें प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है, राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नोट तैयार करता है, प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर नजर रखता है ताकि योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हो सकें, देश के अहम पदों की नियुक्ति के निर्णय करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट लेता है और संवेदनशील फैसलों पर सलाह भी देता है। प्रधानमंत्री की हर गतिविधि, खासकर विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की प्लानिंग करता है, देश की बड़ी नीतियों की ड्राफ्टिंग में भूमिका निभाता है और इन सब के साथ प्रधानमंत्री और जनता के बीच सीधा संपर्क रखता है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे यही पीएमओ होता है। ये दफ्तर सिर्फ एक सलाहकारों का गुट नहीं बल्कि वो कंट्रोल रूम है जहां से देश के हर मुद्दे से जुड़ी सबसे बड़ी फाइलें गुजरती हैं और सबसे बड़े फैसले आकार लेते हैं। लेकिन इसकी जो ताकत आज है, शुरुआत में ऐसी नहीं थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रजनी झा अपनी रिपोर्ट इवोल्यूशन ऑफ पीएमओ इन इंडिया फ्रॉम नेहरू टू मोदी में लिखती हैं कि आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तो वो एक बड़े और मजबूत प्रधानमंत्री कार्यालय के पक्ष में थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सहयोगियों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। हालांकि कार्यालय बना और काम भी किया। तब इसे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहा जाता था और इसके मुखिया को प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। इस पद पर सबसे पहली नियुक्ति आईसीएस अफसर विठल पई की हुई। आईसीएस माने इंडियन सिविल सर्विसेज, जो उन दिनों का आईएएस माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुआ करता था। खैर, विठल पई को पीएम नेहरू के पहले प्रधान निजी सचिव के पद के लिए पीएमएस में नियुक्त किया गया, लेकिन तब इस पीएमएस का काम बहुत ही लिमिटेड था। इनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, ना ही ज्यादा अहमियत। उन दिनों उच्च स्तर की नौकरशाही को डर था कि एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री सचिवालय सरकार के कैबिनेट के लिए चुनौती बन सकता है और सत्ता का एक समानांतर केंद्र खड़ा कर सकता है, माने पैरेलल शैडो कैबिनेट। इसलिए नेहरू के पूरे कार्यकाल के दौरान देखा गया कि ये सचिवालय माने पीएमएस बहुत सीमित और बहुत ही लो प्रोफाइल रहा। रजनी लिखती हैं कि इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि तब पंडित नेहरू को संसद में भाषण देने और नीतिगत मामलों को समझने के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होती थी, और जो थोड़ी बहुत जरूरत होती भी थी वो सरकार के विदेश मंत्रालय से पूरी हो जाती थी, क्योंकि तब उनके पास विदेश मंत्रालय भी था। लेकिन सरकार के बदलते ही इसमें भी बदलाव देखा गया। नेहरू की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री सचिवालय का काम और ताकत दोनों बढ़ने लगा। रजनी इसके दो कारण बताती हैं। अव्वल तो ये कि शास्त्री सादगी और ईमानदारी के लिए काफी जाने जाते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वैज्ञानिक मामलों की जानकारी सीमित थी। जाहिर सी बात है कि एक ही शख्स हर विधा का ज्ञाता नहीं हो सकता, इसलिए मंत्रिमंडल के जैसे ही निर्णय मंडल में भी जानकारों की जरूरत थी, और यही पहला कारण बना पीएम शास्त्री के कार्यकाल में पीएमओ के ताकतवर होने का। पीएमओ, जिसे तब पीएमएस कहा जाता था। इसके अलावा दूसरा कारण था जो कि लाल बहादुर शास्त्री के स्वास्थ्य से जुड़ा था।
हुआ ये कि पीएम बनने के बाद जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था और इसके बाद उन्होंने 2 आईसीएस ऑफिसर्स एल.के. झा और एल.पी. सिंह को अपने कार्यालय के लिए चुन लिया। हालांकि एल.पी. सिंह गृह मंत्री गुलजारी लाल की वजह से पीएम ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए, वहीं एल.के. झा पहुंचे तो जरूर, पर एक शर्त के साथ। शर्त ये कि उनके पद को नेहरू काल के जैसे पीपीएस माने प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं बल्कि सिर्फ सेक्रेटरी कहा जाए और इस पद की ताकत ऐसी हो कि वो कैबिनेट की बैठकों में शामिल हो सके। पीएम शास्त्री ने उनकी बात मान ली और इस तरह रवायत शुरू हुई कि पीएम के सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे। सारी महत्वपूर्ण जानकारी उनसे होते हुए प्रधानमंत्री तक जाएगी और इस तरह से इस पद के साथ ही साथ पीएम के दफ्तर की भी शक्तियां बढ़ने लगी। यहां एक बात बिल्कुल साफ है कि पीएम और पीएमओ दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जितना ताकतवर पीएम होगा उसके कार्यालय के पास उतनी ही शक्तियां होंगी। लेकिन ताशकंद में पीएम शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद इस दफ्तर की बढ़ती ताकतों पर भी कुछ समय के लिए लगाम लग गया। लेकिन ये लगाम महज कुछ महीनों का ही था, क्योंकि शास्त्री के बाद जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो उन्होंने पीएमएस को उस स्तर तक ताकत दी जिसने नेहरू काल में मंत्रिमंडल के लोगों को डरा रखा था। अपनी रिसर्च पेपर में रजनी लिखती हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो एल.के. झा लगभग 1 साल तक प्रधानमंत्री सचिवालय यानी पीएमएस के सचिव बने रहे। काफी अच्छे से काम भी किया, लेकिन जल्द ही इंदिरा गांधी का उन पर विश्वास कम हो गया। इसके पीछे 1966 में हुए रुपए के डिवैल्यूएशन को भी एक कारण माना जाता है। रजनी लिखती हैं कि ऐसा माना गया कि 1966 में भारतीय रुपए के अवमूल्यन का फैसला इंदिरा गांधी ने अपने सचिव की सलाह पर ही लिया था, जिसके बाद एल.के. झा और इंदिरा के बीच का समीकरण बिगड़ने लगा। खैर, अपने पीपीएस से टसल के बीच ही 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में सत्ता खो बैठी और केंद्र में बेहद कम बहुमत से सरकार बनी। इस दौर में इंदिरा गांधी ने भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी पीएन हक्सर को प्रधानमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया। इंदिरा और हक्सर के संबंध पुराने थे। हक्सर उन्हें उनके पिता जवाहरलाल नेहरू के समय से जानते थे। हक्सर पर भरोसा जताते हुए इंदिरा ने उनकी ताकतों में और इजाफा किया। राजनीति के जानकार इसके पीछे एक कारण देते हैं, इंदिरा की सरकार का कमजोर होना। इंदिरा के पीएम बनने के बाद भी उन्हें शुरुआत में नेहरू की बेटी की तरह देखा गया। वही गूंगी गुड़िया जैसे तंज भी उनके नाम के साथ नत्थी कर दिए गए। अपने हिस्से की ताकत जुटाने के लिए इंदिरा ने ऐसे अफसरों को अपने साथ लिया जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद करें, साथ ही पॉलिटिक्स पर भी सलाह दे सकें, और हक्सर इन दोनों जरूरतों पर खरे उतरे। रजनी की रिसर्च बताती है कि अपने 4 सालों के कार्यकाल में हक्सर ने प्रधानमंत्री को स्पष्ट और बिना डरे सलाह दी, चाहे पीएम को पसंद आए या नहीं, लेकिन जो जरूरी है वो होना चाहिए। इंदिरा राज में देखा गया कि हक्सर ने पीएमएस को सिर्फ एक दफ्तर नहीं बल्कि दफ्तर से बदलकर पीएम का पावर सेंटर बनाना शुरू किया। उस दौर में प्रधानमंत्री सचिवालय फाइलें आगे बढ़ाने वाला दफ्तर से कई ज्यादा आगे बढ़कर सरकार का ब्रेन हब बन चुका था। यहीं पर बड़ी बड़ी पॉलिसियों का गेम प्लान तैयार होता था और यहां तक कि राजनीतिक रणनीति भी यहीं से सेट होती थी। इंदिरा के दौर में प्रधानमंत्री सचिवालय में शक्ति बढ़ी, लेकिन साथ में बढ़ी शंकाएं भी, क्योंकि नेहरू के समय में लोगों को इसी बात का डर था कि अगर पीएम सचिवालय मजबूत हुआ तो पीएम फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं रह जाएंगे। इंदिरा के दौर में पीएमएस एक तरह से पैरेलल सरकार बन चुकी थी, जिसके आगे कैबिनेट सचिव की स्थिति कमजोर हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि कोई भी प्रधानमंत्री ये पसंद नहीं करेगा कि उसका सहयोगी उससे ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व बनकर उभर जाए, और ऐसा हुआ भी। आपातकाल के दौरान नौकरशाही के लिए भी बड़ी मुसीबतें आई थी। इनकी शक्तियों पर लगाम लगने लगी। लेकिन बाद में जब 1977 में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तब प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधान सचिव की शक्तियों को फिर से बहाल किया गया, जो इमरजेंसी में कम हो गई थी। मोरारजी देसाई का मानना था कि प्रधानमंत्री सचिवालय जरूरत से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो गया है। उन्होंने इनकी शक्तियों को कम करते हुए इसमें 2 बड़े बदलाव किए। पहला तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ कर दिया गया। वहीं प्रधान निजी सचिव के पद का भी नाम निजी हटाकर केवल प्रधान सचिव किया गया। इसके अलावा इनके स्टाफ की संख्या भी घटा दी गई।
जाहिर सी बात है, संख्या बल कम करना पीएमओ की शक्तियों को घटाने के लिए ही था। वैसे ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। पीएमओ की शक्तियों पर एक और बार आघात हुआ जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। चरण सिंह चंद महीनों के लिए ही पीएम बने, लेकिन 1979 में पीएम बनते ही उनका पहला काम था पीएमओ में प्रधान सचिव का पद समाप्त करना। इंदिरा गांधी पर तानाशाही के आरोप लगाने वाली जनता पार्टी ने इस पावर सेंटर को कमजोर करने के लिए प्रमुख सचिव पद की जगह मंत्रालयों में कैबिनेट सचिव का पद और भी ज्यादा मजबूत किया। नए दशक के साथ नई सरकार आई। जनवरी 1980 में सत्ता में वापसी के बाद इंदिरा गांधी ने पिछली सरकार के लिए गए फैसलों को बदल दिया, पीएमओ का पद बहाल किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का नाम बदलकर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस किया गया था वो बरकरार रहा, इसे नहीं बदला। इंदिरा ने पिछली बार के जैसे पीएमओ को ओवर सेंट्रलाइजेशन से बचा कर रखा। अपने नए कार्यकाल में उन्होंने एक ऐसे पीएमओ को खड़ा किया जिसे सचिवालय के इतिहास की सबसे अच्छी टीमों में से एक कहा गया। उन दिनों पीएमओ की ताकत का अंदाजा इस किस्से से लगाइए। रजनी अपनी रिपोर्ट में 1982 का एक किस्सा बताती हैं कि एशियन गेम्स के दौरान गिफ्ट के तौर पर दिए जाने वाले कलर टीवीज का इंपोर्ट होना था और इसके लिए सारी परमिशन सीधा पीएमओ से दी गई, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जिन पर इन सब कामों की जिम्मेदारी थी उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। इंदिरा के दौर में पीएमओ ने एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करना शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी भी मंत्रियों को दरकिनार कर सीधे मंत्रालयों के सचिव माने कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करती थी ताकि वो मंत्रियों के बजाय सीधे अधिकारियों से उनके मंत्रालय की रिपोर्ट ले सकें। 1984 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो पीएमओ और भी ज्यादा ताकतवर हुआ। उस वक्त सैम पित्रोदा जैसे सलाहकार भी इसी दफ्तर से काम करने लगे। 1989 से 1998 के दौर में वीपी सिंह, एच.जी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने नेहरू स्टाइल में काम किया और प्रधानमंत्री ऑफिस से फैसले लेने के बजाय कैबिनेट में फैसले लिए जाने लगे, यानी पीएमओ की शक्तियों को फिर से कम करने की कोशिश की। लेकिन पीएमओ की अहमियत तब और ज्यादा बढ़ गई और अपने पुराने रूप से ज्यादा बढ़ गई जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को डिसीजन मेकिंग में दबाव झेलना पड़ता था। ऐसे में प्रधानमंत्री निर्णय लेने के लिए पीएमओ पर अधिक निर्भर होते गए। उन दिनों आईएफएस अफसर ब्रिजेश मिश्रा पर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साथ दो विभाग की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। पहले उन्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और फिर देश का सबसे पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए भी नियुक्त किया। इसका मतलब एक ही व्यक्ति के पास विदेश और रक्षा मंत्रालय से जुड़े सारे अहम फैसले और वो भी सीधे पीएमओ के कंट्रोल में। इस दौर में पीएमओ का विदेश मामलों पर इतना बड़ा नियंत्रण हो चुका था कि कई मौकों पर ब्रजेश मिश्रा को प्रधानमंत्री के निजी दूत के रूप में सीधे विदेश भेज दिया जाता था और इसके लिए देश के विदेश मंत्री से पहले कोई सलाह मशवरा तक नहीं किया जाता था। इसके अलावा इनके साथ साथ करगिल युद्ध और पोखरण के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तक के बड़े डिसीजंस भी ब्रजेश की देखरेख में ही हुए। ब्रजेश अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कितने खास हो गए थे, इसके बारे में रजनी लिखती हैं कि जब ब्रजेश मिश्रा की बढ़ती ताकतों को लेकर पार्टी में सवाल उठने लगा और उन्हें पद से हटाने की मांग होने लगी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो खुद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ब्रजेश मिश्रा को पद से नहीं हटा सकते। ये सरकार की नौकरशाही पर निर्भरता दिखाती है और दिखाती है एक दफ्तर की ताकत। लेकिन ताकतवर होते पीएमओ ने एक बार फिर से लो प्रोफाइल का दौर देखा। 2004 में जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई, पीएम की कुर्सी पर भले ही मनमोहन सिंह थे, लेकिन धारणा यह बन गई कि डिसीजन मेकिंग सोनिया गांधी के दफ्तर से आती है, ना कि पीएमओ से। उस दौर में इस दफ्तर का काम उन फैसलों को लागू कराने तक ही सीमित हो चुका था। इसके बाद आता है साल 2014। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और शपथ के साथ ही अपने खास नौकरशाहों को पीएमओ में इकट्ठा करते हैं। इस दौर में पीएमओ पूरी तरह से पावर सेंटर में बदल गया। रजनी अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी की नौकरशाहों से काम लेने की शैली अमेरिकी राष्ट्रपति से इंस्पायर्ड है। मतलब कैबिनेट से अधिक नौकरशाही पर भरोसा करना।
हुआ भी ऐसा ही। सरकार में आते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने खास नौकरशाहों को पीएमओ बुलाया। 1967 बैच के यूपी काडर के आईएएस रहे नृपेंद्र मिश्रा को पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान उनका प्रधान सचिव चुना गया, जो 5 सालों तक रहे। अब इस नियुक्ति की अहमियत आप इस घटना से समझिए कि मोदी सरकार ने ट्राई के संवैधानिक नियम को बदलकर नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति कराई। दरअसल नृपेंद्र मिश्रा पहले ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे और नियम यह कहता है ट्राई का कि चेयरमैन रहने के बाद कोई भी अफसर किसी दूसरे सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो पद राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का। लेकिन सरकार ने ट्राई एक्ट में ही बदलाव कर दिया, संशोधन कर उस धारा को ही बदल दिया जो नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के आगे आ रही थी। इसके बाद नृपेंद्र मिश्रा न केवल पीएम के पीएस बने, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनके ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की कमान भी संभाल रहे हैं। ऐसा ही पीएम के वर्तमान पीएस पीके मिश्रा के साथ भी हुआ। 1972 बैच के गुजरात काडर के आईएएस रहे डॉक्टर पीके मिश्रा 2001 से ही नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक सफर के सबसे अहम साथी रहे हैं। पीएम के लिए ये कितने खास हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पीएम ने इन्हें पीएमओ लाने के लिए एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक स्पेशल पोस्ट बनाया और आज वो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं। आज ये ना केवल एक पद है, बल्कि सत्ता के गलियारों में उन्हें पीएम का राइट हैंड, मैन फ्राइडे और द साइलेंट पिलर ऑफ पीएमओ के नाम से जाना जाता है। संसद को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री जहां भी किसी आधिकारिक काम से जाते हैं, ये नौकरशाह हमेशा उनके साथ दिखाई देते हैं। ऐसे और रत्न हैं जो पीएम के दफ्तर में विराजमान हैं। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। खैर, पीएमओ में नियुक्ति हो या फिर नए पद बनाकर नौकरशाहों को नीति निर्माण के काम से जोड़ना, पीएम ने साफ किया कि अब पीएमओ ही निर्णय निर्माण का हब होगा। और बीते 11 सालों में ऐसा देखा भी गया कि नरेंद्र मोदी के ज्यादातर निर्णय उनके पीएमओ से होकर ही निकलते हैं, वहां जहां उनके बेहद करीबी और खास नौकरशाह नियुक्त हैं। कौन, कितने और कैसे, ये भी जान लीजिए। पीएमओ में सबसे अव्वल पोस्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम माने प्रधान सचिव का। ये पीएमओ के सबसे शक्तिशाली अफसर होते हैं। इसे आप प्रधानमंत्री का चीफ ऑफ स्टाफ कह सकते हैं, क्योंकि सारी बड़ी फाइलें पहले इनके पास जाती हैं और यही सारे मंत्रालयों से समन्वय भी करते हैं। वर्तमान में इस कुर्सी पर पीएम के सबसे करीबी नौकरशाहों में से एक डॉक्टर पीके मिश्रा हैं, जैसा कि हमने बताया 1972 बैच के गुजरात काडर के आईएएस। इसके बाद आता है पीएमओ का दूसरा सबसे अहम पद, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी खुफिया मामलों के लिए प्रधानमंत्री के ये मुख्य सलाहकार होते हैं। इन्हें देश की सुरक्षा के लिए सिंगल विंडो कह सकते हैं। वर्तमान में एनएसए की कुर्सी 1968 बैच के केरल काडर के आईपीएस अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। टॉप 2 पदों के बाद आते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम माने प्रधान सचिव 2। ये पीएमओ में दूसरे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो प्रमुख सचिव से मिलकर पीएमओ को मैनेज करते हैं। वर्तमान में इस पोस्ट पर 1980 बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस शक्तिकांत दास हैं। इन टॉप 3 पोस्ट के बाद आते हैं एडवाइजर्स टू पीएम माने प्रधानमंत्री के सलाहकार। ये अलग अलग फील्ड, मसलन नीति, योजना आदि इत्यादि के एक्सपर्ट होते हैं। ये पीएम को इन मुद्दों पर सलाह देते हैं जिनके ये एक्सपर्ट हैं। अभी इस पोस्ट पर 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर के आईएएस तरुण कपूर पोस्टेड हैं। एडवाइजर के बाद आते हैं एडिशनल सेक्रेटरी टू पीएम यानी अतिरिक्त सचिव। ये पीएमओ के अलग अलग विभागों को संभालने वाले सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। अभी इस पद पर देश के सबसे कद्दावर नौकरशाहों में से चुने गए 4 आईएएस अफसर हैं। एडिशनल सेक्रेटरीज के बाद पीएमओ के अफसरों की फहरिस्त में आते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज टू पीएम माने संयुक्त सचिव, जो पीएमओ के वो अफसर होते हैं जो पीएम के रोजमर्रा के प्रशासन और फैसलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में इस पद पर 3 नौकरशाह काम कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम माने प्रधानमंत्री के निजी सचिव। ये प्रधानमंत्री के दिन भर के काम की प्लानिंग और उनके डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े सारे काम संभालते हैं। वर्तमान में इस कुर्सी पर 3 अफसर पोस्टेड हैं। इसके बाद आते हैं ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। 14 फरवरी 2026 तक की जानकारी के मुताबिक पीएम के दफ्तर में 4 ओएसडी हैं।
इनके अलावा रिसर्च, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेटेजी और ह्यूमन रिसोर्स जैसे डिपार्टमेंट के लिए कुल 19 पदों पर 35 नौकरशाहों की एक टीम है। आप स्क्रीन पर इन सबकी लिस्ट देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो पीएमओ में एक पीएम के साथ 30 पदों पर कुल 53 से ज्यादा नौकरशाहों की एक टीम होती है। वो कमांड टीम जो बनाती है देश का वो पावर सर्कल जिससे होकर निकलता है देश के लिए लिया गया हर एक बड़ा फैसला। बहरहाल खबरगांव पर हमने पीएमओ के 10 रत्नों के बारे में एक डिटेल स्टोरी कर रखी है। आप उस वीडियो को देखकर इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों पीएम मोदी की सरकार नौकरशाहों पर इतनी निर्भर होती है। वो नौकरशाह जो पीएमओ में बैठकर पूरे देश को दशा और दिशा दोनों दिखाते हैं। अब भले ही इस दफ्तर का नाम बदल चुका हो, लेकिन इनकी ताकत और इनका इंपॉर्टेंस अब भी उतना ही है। पर यह बदला क्यों गया, इस सवाल का जवाब पीएम खुद देते हैं। बताते हैं कि पुराने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक भवन ब्रिटिश साम्राज्य की सोच को दर्शाते थे, लेकिन सेवा तीर्थ जमीन से जुड़ा हुआ है। ये लोगों की सेवा और जनभावना को दर्शाता है। वैचारिक कारण के अलावा कुछ आर्थिक कारण भी दिए गए। मसलन बताया गया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के पुराने भवनों की वजह से कई मंत्रालय 50 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। रोजाना 8 से 10 हजार कर्मचारियों को इन अलग अलग विभाग और मंत्रालयों के बीच आना जाना पड़ता था। समय और पैसा दोनों लगता था। और तो और इन भवनों के किराए के तौर पर भी हर साल 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते थे। तर्क ये भी दिया गया कि पुराना पीएमओ लगभग 100 साल का हो चुका था। भवन अंदर से धीरे धीरे जर्जर हो रहा था। उसमें आधुनिक तकनीक को संभालने की क्षमता नहीं थी। दफ्तरों में बड़े प्रशासनिक काम के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और सुविधाएं भी काफी सीमित थी। सवाल एक ये भी है कि अब पुराने पीएमओ का होगा क्या। जवाब दिया गया कि इसे राष्ट्र को समर्पित कर संग्रहालय में बदल दिया जाएगा, जो कि युगे युगीन भारत म्यूजियम कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने संसद भवन को नई पहचान देकर संविधान सदन बना दिया गया। इसी के साथ इस अंक का यहीं अंत करते हैं। आप पीएमओ की पूरी यात्रा पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है और इस वीडियो को शूट किया कैमरे के पीछे मेरी साथी निवेदिता ने। आप देखते रहिए खबरगांव।